नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं मोनिका आज के इस आयकर के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आयकर में जो चैप्टर हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरीज़, इसमें अब तक हम मॉनेटरी सैलरी, एनपीएस में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन और वेतन के स्थान पर लाभ, अनुलाभों आदि के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा धारा 16 के अंतर्गत जो कटौतियां हैं, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कर योग्य वेतन की गणना के बारे में। अब तक जो भी हमने सीखा उस सब का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा? वो इम्प्लीमेंटेशन अब होगा जब हम कर योग्य वेतन की गणना करेंगे। उस समय हमें विभिन्न भत्तों के बारे में, मूल वेतन के बारे में और वेतन के स्थान पर जो लाभ होते हैं, अनुलाभ जो हमने पढ़े, पर्क्स वगैरह, उनके बारे में जो हमने रूल्स अब तक पढ़े हैं वो सब रूल्स अब हमारे यहाँ पर काम आएंगे। तो कैसे, अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले एक टेबल के फॉर्मेट में मैंने आपके लिए यहाँ बना रखा है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज, यानी कि कर योग्य वेतन की गणना। तो वेतन शीर्षक में कर योग्य वेतन ज्ञात करने के लिए हमें इस टेबल के अनुसार क्रमानुसार लगभग तरीके से हमें इसकी गणना करनी है। सबसे पहले हमको इसमें बेसिक सैलरी दिखानी है, मूल वेतन दिखाएंगे। इसके बाद हम बोनस, फीस, कमीशन एक्सेट्रा, यदि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है तो वो दिखा देंगे। देन कंप्लीटली टैक्सेबल अलाउंसेस, ऐसे भत्ते जो कि पूरी तरह से कर योग्य हैं। उसके बाद टैक्सेबल पोर्शन ऑफ पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस, ग्रेचुटी, एनकैशमेंट ऑफ लीव, कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा। हमने जब भत्ते किए थे अलाउंसेस, वहाँ हमने कई प्रकार के भत्ते बढ़े थे। कुछ ऐसे भत्ते थे जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल थे, कुछ ऐसे थे जो कि आंशिक रूप से टैक्सेबल थे। तो जो वो आंशिक रूप से यानी कि पार्टली टैक्सेबल थे, उनका हम टैक्सेबल पोर्शन निकाल करके यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा ग्रेचुटी या एनकैशमेंट ऑफ लीव या क्षतिपूर्ति, कॉम्पनसेशन वगैरह का जो टैक्सेबल पोर्शन है वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। देन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। ये भी जब मैंने आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में बताया था, वहाँ हम ये बात कर चुके हैं कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, यानी कि रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो वेतन के 12% से अधिक नहीं हो सकता। यदि ऐसा कंट्रीब्यूशन वेतन के 12% से अधिक है तो वो एक्सेस आप यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि वो टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार इंटरेस्ट जो है आरपीएफ पर यदि 9.5% से ज़्यादा क्रेडिट किया गया है तो वो भी आप एक्सेस यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स, जो भी हमने अनुलाभ यानी कि पर्क्स या पर्क्विजिट्स पढ़े हैं, उनका मूल्यांकन करना सीखा है तो वो यहाँ पर आप दिखा देंगे। देन प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पर लाभ। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू एनपीएस, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, नई पेंशन योजना में यदि एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इन सब का जो योग है वो कहलाएगा सकल वेतन, यानी कि कुल वेतन या ग्रॉस जो सैलरी कहलाएगा। इस ग्रॉस सैलरी में से हमें डिडक्शंस जो है अंडर सेक्शन 16 वो घटानी है, यानी कि धारा 16 के अंतर्गत कटौतियाँ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 3 प्रकार की कटौतियों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो पहली है प्रमाणित कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरी है आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी मनोरंजन भत्ते के संबंध में, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही दी जाती है। और थर्ड है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, यानी कि रोजगार कर या व्यवसाय कर। तो इन तीनों डिडक्शंस को जोड़ करके ग्रोस सैलरीज में से हम डिडक्ट कर देते हैं, तो जो हमारे पास अमाउंट बचती है वो होती है हमारी कर योग्य वेतन या टैक्सेबल सैलरीज। तो ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल सैलरीज को। तो इस प्रकार ये फॉर्मेट के अंदर हम क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए जो जो सूचनाएं दे रखी हैं वो भरते जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन से हमको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें इस फॉर्मेट के अंदर सॉल्व करना है।
तो आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1। जो मैं बुक जिससे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये आरबीडी पब्लिकेशन की किताब है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। रमेश बुक डिपो की ये किताब है, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। इसका ये पहला क्वेश्चन है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 का इसमें आपको सकल वेतन ज्ञात करने को कहा गया है। मूल वेतन 5,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता मूल वेतन का 120%, जिसका 60% सेवा की शर्तों के अनुसार है। मनोरंजन भत्ता यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 रुपये प्रति माह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,000 रुपये प्रति माह, देन ट्रैवलिंग अलाउंस 7,000 यानी कि 7,000 वार्षिक। ब्रैकेट में बता रखा है कि वास्तव में खर्च है 4,000। दैनिक भत्ता यानी कि 6,000 रुपया, डेली अलाउंस 6,000 रुपया प्रति वर्ष। शिक्षा भत्ता 300 रुपया प्रति माह प्रति बच्चा, 3 बच्चों के लिए। और HRA यानी कि मकान किराया भत्ता जो है वो 1,000 रुपये प्रति माह दे रखा है। करदाता दिल्ली में किराए के मकान में रहता है जिसका किराया 800 रुपये प्रति माह। यहाँ पर हमारे लिए ये चीज़ काम की है कि दिल्ली में रहता है, क्योंकि इसी के अनुसार हम 40 या 50% वेतन का HRA की कटौती के समय लेंगे। और करदाता एक निजी कंपनी में कार्यरत है। अगर निजी कंपनी में कार्यरत है तो इसका असेसमेंट ईयर जो होगा वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। इसका मतलब जो इसका प्रीवियस ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके पास इसका सॉल्यूशन आ रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी, यहाँ पर सकल वेतन पूछा गया है। तो सकल वेतन हम ज्ञात करेंगे फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। सो असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए हमारा प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। बेसिक सैलरी सबसे पहले 5,000 रुपये प्रति माह इसका मूल वेतन है। तो 5,000 12 महीनों के लिए 60,000 रुपये इसकी बेसिक सैलरी यानी कि मूल वेतन। देन डियरनेस अलाउंस जो है वो बता रखा है क्वेश्चन में कि मूल वेतन का 120% है। तो 60,000 का 120% 72,000 ये आपका DA हो गया। देन एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है 600 रुपये प्रति माह आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 600 गुना 12 7200। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए मैंने आपको पहले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरीज की कैलकुलेशन करते समय एक बार हमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की पूरी राशि को जोड़ना होता है और बाद में हम इसकी कटौती देते हैं। तो फिलहाल इसे हमें यहाँ जोड़ देना है 7200, 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 200 रुपया जो है वो प्रति माह है। तो 200 रुपया प्रति माह के हिसाब से ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 24,000 रुपया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को निवास से कार्यालय यानी कि ऑफिस आने जाने के खर्चों के लिए दिया जाता है। ये जो अंधे, गूंगे, बहरे या शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों के लिए 3,200 रुपये तक कर मुक्त होता है प्रति माह, 3,200 प्रति माह तक। अन्य कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से कर योग्य होता है। तो यहाँ पर 2,000 गुना 12 24,000 पूरा का पूरा कर योग्य होगा। देन है ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो 7,000 रुपये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ट्रैवलिंग अलाउंस की जो कटौती है वो एक्चुअल में व्यय की गई राशि तक हमें इसकी कटौती देनी होती है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो उस कर्मचारी को मिला है वो तो 7,000 है, जिसमें से इसका वास्तविक खर्च 4,000 जो है इसकी आप एग्जाम्पशन दे देंगे। तो 3,000 टैक्सेबल आपका आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन डेली अलाउंस जो है इसका दैनिक भत्ता वो है 6,000 प्रति वर्ष। इसकी पूरी की पूरी एग्जाम्पशन दी जाएगी क्योंकि कर्मचारी के सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए दिया गया भत्ता पूरी तरह से कर मुक्त होता है। ठीक है। इसके बाद एजुकेशन अलाउंस जो है 300 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए दिया जा रहा है। तो 300 गुना 3 और 12 महीनों के लिए 10,800। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो शिक्षा भत्ता होता है ये 100 रुपये प्रति माह तक इसकी कटौती दी जाती है और केवल 2 बच्चों के लिए। तो 100 गुना 2 और 12 महीनों के लिए ये 2,400 इसकी कटौती यानी एग्जाम्पशन आप दे देंगे। तो 10,800 माइनस 2,400 8,400 आउटर कॉलम में आ जाएगा।
इसी प्रकार हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो इसको मिल रहा है वो है 1,000 प्रति माह, यानी कि 12 महीनों के लिए 12,000। अब इसमें से एग्जाम्पशन कितनी देनी है, तो हाउस रेंट अलाउंस अगर आपको ध्यान हो तो इसकी कटौती हम कैसे देते थे, 3 चीज़ों में से हम मिनिमम ज्ञात कर लेते थे। कौन कौन सी 3 चीज़ें, तो आपके सामने स्क्रीन पर वर्किंग नोट डिस्प्ले हो रहा है कि एग्जाम्पशन ऑफ HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम ऑफ फॉलोइंग यानी कि 3 जो नीचे लिखी चीज़ें हैं आपके सामने आ रही हैं, इनमें से सबसे कम जो राशि होगी उसकी छूट दी जाएगी। तो पहली राशि हमें लेनी होती है प्राप्त वास्तविक राशि, HRA के रूप में इसे 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12,000 रुपये प्राप्त हुए, तो प्राप्त वास्तविक राशि पहले पॉइंट में रखेंगे 12,000। दूसरे पॉइंट में हम रखते हैं चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। यहाँ पर जो चुकाया गया किराया है वो है 800 रुपये प्रति माह। तो 800 रुपये के हिसाब से 12 महीनों का आप ले लीजिए 7200, और इसमें से लेस कर दीजिए वेतन का 10%। वेतन का 10%, वेतन आपका जो आ रहा है वो 1,03,200। ये 1,03,200 कैसे आया वेतन, मकान किराया भत्ते के लिए हमें जो वेतन लेना होता है उसके अंदर हमें महंगाई भत्ता शामिल करना होता है। कौन सा महंगाई भत्ता, जो कि सेवा की शर्तों के अनुसार है, और यदि बिक्री पर निश्चित प्रतिशत से कोई कमीशन दिया गया है तो वो भी वेतन में जोड़ा जाता है इस आशय के लिए। तो यहाँ पर वेतन से हमारा मतलब वेतन प्लस डियरनेस अलाउंस सेवा की शर्तों के अनुसार है जो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से प्राप्त कमीशन के योग से होता है। तो यहाँ पर कमीशन तो है नहीं, तो वेतन जो है वो है 60,000, जैसा कि नीचे मैंने निकाल के बता रखा है। वेतन आपका 60,000 है वार्षिक, और इसमें आपने महंगाई भत्ते का, क्योंकि 60% ही सेवा की शर्तों के अनुसार है, तो 72,000 का 60% आप निकाल करके 60,000 में जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा सैलरी 1,03,200, जो कि HRA के पर्पज़ के लिए हमें वेतन माननी है। तो वेतन का 10%, जो अभी वेतन निकाला 1,03,200 उसका 10%, तो 7200 में से आप 10,320 घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो इसलिए हमें इसको निल ही लिख लेना है। और तीसरे पॉइंट में हमको वेतन का 40 या 50% लेना होता है। ये मैंने जब आपको पहले करवाया था HRA का पॉइंट तो वहाँ बताया था कि यदि मकान जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या चेन्नई में है तो वेतन का 50%, और यदि किसी अन्य स्थान पर है तो फिर वेतन का 40%। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये दिल्ली में नौकरी करता है, तो मकान भी इसका दिल्ली में होगा, तो दिल्ली के लिए हमें यहाँ पर वेतन का 50% लेना है। वेतन इस आशय के लिए वही रहेगा जो अभी हमने ज्ञात किया है, 1,03,200 का 50% 51,600। तो 12,000 निल और 51,600 में से मिनिमम जो है वो निल ही है, अतः मकान किराया भत्ते की कोई कटौती इसको नहीं मिलेगी, एग्जाम्पशन विल बी निल। तो 12,000 माइनस एग्जाम्प्टेड निल, बाहर भी 12,000 आ जाएगा। तो ग्रोस सैलरी आपकी टोटल लगा लेंगे आप आउटर कॉलम का 1,86,600, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सकल जो वेतन है वो आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, उसे भी आप देखिए और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्री सूर्य प्रकाश 1 जुलाई 2015 से दिल्ली की बीकानेर रोलिंग मिल में नियुक्त थे। तो यहाँ पर भी दिल्ली को आप अंडरलाइन कर लीजिए, दिल्ली में इसकी नियुक्ति है, और इसका जो वेतनमान है, पे स्केल है, वो 3,800, 200, 5,000 की श्रृंखला में 4,000 रुपये इसका इनिशियल इसकी सैलरी थी। तो 4,000 से इसका पे स्केल स्टार्ट होगा। 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक इसे 4,000 रुपये वेतन मिलेगा। अगले वर्ष इसको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा और 200 रुपये बढ़कर 4,200 हो जाएगा। अभी हम इसको वर्किंग नोट में देखेंगे। वेतन का 60% महंगाई भत्ता है, और कुल महंगाई भत्ते का 40% सर्विस की कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, या टर्म्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग है। देन अतिरिक्त महंगाई भत्ता, एडिशनल डियरनेस अलाउंस 4,000 रुपये प्रति माह, और मकान किराया भत्ता 1,600 रुपये प्रति माह की दर से प्राप्त होता है। देन गत वर्ष के दौरान उन्होंने 2 महीने अप्रैल और मई के वेतन के बराबर बोनस भी प्राप्त किया है, और अपने आवास के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की दर से मकान भी किराए पर लिया है। तो ये एक्चुअल रेंट पेड है 2,000 मंथली। 2 मार्च 2019 को अपनी पुत्री के विवाह के खर्चों की पूर्ति के लिए 4 महीने का अग्रिम वेतन और 15,000 रुपये ऋण की राशि नियोक्ता से प्राप्त की।
तो ये आपको यहाँ पर गिवन है कि इसने 4 मंथ्स का जो है वो एडवांस सैलरी भी लिया है अपने एम्प्लॉयर से। तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए हमें इसकी वेतन शीर्षक की ग्रॉस इनकम ज्ञात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट देखते हैं क्योंकि हमें इसकी बेसिक सैलरी वहीं से पता चलेगी। तो इसने जो नौकरी ज्वाइन करी है 1/7/15 को ज्वाइन करी है, तो 1/7/15 से लेकर 30/6/16 तक इसका वेतन जो इसको इनिशियल सैलरी दी गई है वो 4,000 है, तो ये 4,000 आ जाएगा। इसके बाद 1/7/16 से लेकर 30/6/17 तक 200 रुपया क्योंकि इंक्रीमेंट है इसका, तो 4,000 + 200 4200 रुपया इसकी हो जाएगी सैलरी, बेसिक सैलरी। देन 1/7/17 से 30/6/18 तक इसकी सैलरी हो जाएगी 4200 + 200 4400 इसकी बेसिक हो जाएगी। फिर 1/7/18 से 30/6/19 तक 4600 4400 + 200, और इसी प्रकार 1/7/19 से 30/6/20 तक इसकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वो हो जाएगी 4600 + 200 4800। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका इसकी बेसिक सैलरी आ रही है। अब हमें इसकी सैलरी लेनी है प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए। तो प्रीवियस ईयर 2019-20 यानी कि 1 अप्रैल 2019 से हमें इसकी सैलरी लेनी है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर हमें लेनी है इसकी 31 मार्च 2020 तक। तो अप्रैल 2019, मई 2019 और जून 2019 में इसकी सैलरी तो 4600 रुपया थी, तो 3 महीनों के लिए 4600 प्लस जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2020 तक इसकी जो सैलरी थी वो 4800 थी। तो 4600 3 महीनों के लिए, 4800 9 महीनों के लिए। तो इस प्रकार ये जो योग आ रहा है ये 57,000 आ रहा है। तो इसकी बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर विल बी 57,000। ओके, देन डीए जो है वो सैलरी का 60% है, तो 57,000 का 60% 34,200 इसका डीए आ जाएगा। और इस डीए यानी कि 34,200 का 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है। ये चीज़ हमें एचआरए की कर योग्य राशि एग्जाम्पशन ज्ञात करते समय काम आएगी। देन एडिशनल डीए 4,000 मंथली, 12 महीनों के लिए 48,000। देन एचआरए, अब एचआरए जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट करा, लाइकवाइज 1600 रुपया प्रति माह इसको प्राप्त हो रहा है, तो 1600 × 12 19,200 इसको प्राप्त हुआ। इसमें से कितनी एग्जाम्पशन दी जाए ये अभी वर्किंग नोट में हम देखते हैं। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, एचआरए के एग्जाम्पशन के लिए हमको 3 पॉइंट्स को कंपेयर करना होता है। प्राप्त वास्तविक राशि जो कि 19,200 है, दूसरा चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। वेतन यहाँ पर हमारा मतलब है मूल वेतन में आपको जोड़ना है डीए का वो हिस्सा जो कि सेवा के शर्तों के अनुसार है। तो आप देखिए नीचे 57,000 इसका मूल वेतन है और 34,200 जो डीए है उसका 40% सेवा की शर्तों के अनुसार है। तो 70,680 यहाँ पर सैलरी मानी जाएगी एचआरए के पर्पज़ के लिए। तो बी पॉइंट में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10% आप करेंगे तो चुकाया गया किराया है 2,000 मंथली, तो 12 महीनों के लिए 24,000। इसमें से आप 7,068 घटा दीजिए तो 16,932 आ जाएगा सेकंड पॉइंट में। और सी पॉइंट में क्योंकि दिल्ली में कार्यरत है ये व्यक्ति, ये कर्मचारी, तो वेतन का 50% लेंगे, अन्यथा वेतन का 40% लेते। तो 70,680 का 50% 35,340। तीनों में से सबसे कम है 16,932। तो एचआरए की जो एग्जाम्पशन दी जाएगी दैट विल बी 16,932। सो टैक्सेबल portion of HRA will be 2,268 will be shown in outer column. Now next point is bonus. इसमें क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इसको 2 महीने के का जो वेतन है वो बोनस के रूप में दिया गया। कौन से 2 महीनों का ये भी बता रखा है, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई 2019 में इसका जो वेतन था मूल वो 4600 था, तो 4600 के हिसाब से 2 महीनों का बोनस 4600 × 2 9200।
इसके अलावा आपको ये भी बता रखा है कि मार्च में इसने अपनी बेटी के विवाह के खर्चों की पूर्ति के लिए 4 महीने की एडवांस सैलरी भी ली है। तो मार्च 2019 में इसने आने वाले 4 महीनों का वेतन अग्रिम ले लिया। तो आपने देखा ही है, जब हमने बेसिक निकाली थी तो 1/7/19 के बाद से इसका जो वेतन है वो 4800 रुपये ही है, 30/6/2020 तक। तो इसने जो अग्रिम लिया है, एडवांस सैलरी जो ली है वो है, इसमें आप इसको 3 मंथ्स कर लीजिए। 4 मंथ्स, क्वेश्चन में 4 मंथ्स लिखा है, 3 मंथ्स लेना है इसमें हमें। तो 3 महीने की जो इसकी सैलरी है तो वो इसने एडवांस ले ली है। तो यहाँ पर 14,400 जो है वो इसकी सैलरी आ जाएगी आपके पास, एडवांस सैलरी। और इसके अलावा जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट, 4 ही महीनों की रहेगी यहाँ पर ये सैलरी। इसमें इसने जो एडवांस लिया है वो 2 मार्च को लिया है। तो मार्च की सैलरी एक तो एडवांस में हो गई, तो मार्च का तो जो मंथ है वो इसी प्रीवियस ईयर में आ रहा है। तो मार्च का ठीक है, तो अग्रिम हो गए आपके 3 महीने, अप्रैल, मई और जून। देखिए 2 मार्च को इसने एडवांस लिया है, तो मार्च की पूरी सैलरी एडवांस ले ली है, अप्रैल की, मई की और जून की। मार्च तक तो इसी प्रीवियस ईयर में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रैल, मई और जून क्योंकि अगले ईयर के हैं 3 महीने जिनका अग्रिम वेतन इसने इसी वर्ष में ले लिया है। तो ये मैंने इसकी डेट देखी नहीं पहले, तो इसमें आप इसको 3 महीनों का एडवांस मानेंगे, अप्रैल, मई और जून, क्योंकि मार्च तो इसी प्रीवियस ईयर में शामिल है। तो 3 महीनों का जो एडवांस सैलरी है वो हो गया आपका 14,400। ठीक है, तो अब आप इसको टोटल लगा लीजिए, 1,65,068 रुपये आपका इसका ग्रॉस वेतन आ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा था कि इसने 15,000 रुपये की ऋण भी लिया है नियोक्ता से। यदि कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से ब्याज के बिना, यानी कि ब्याज मुक्त जो है वो ऋण लेता है, तो उस पर हम जो ब्याज होता है वो SBI की दरों से लगाते हैं और मानते हैं उसको हम यहाँ पर कर योग्य भी करते हैं, कर योग्य भी उसको हम मानते हैं। लेकिन यदि जो ऋण है उसकी राशि जो है वो 20,000 रुपये से कम होती है तो हम उसको कर योग्य नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर जो ये राशि है, आपने देखा क्वेश्चन में जो इसने ऋण लिया है वो ऋण 15,000 रुपये का लिया है। तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जो ब्याज है उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो उसे हमने यहाँ पर नहीं लेना है। ऋण की मूल राशि 20,000 से ज़्यादा ना हो तो फिर लाभ का मूल्य 0 ही मान लिया जाएगा। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पर शो नहीं करना है। तो यहाँ हमारे पास ग्रोस सैलरी 1,65,068 रुपये आ रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब तक जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें और अच्छे से समझ में आता जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।